स्मार्ट पढ़कों में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड बेस्ड इंडाइसेस में। हम जानेंगे कि इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस है, तो हम ये जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एज पर द परचेजिंग पावर पैरिटी। तो उसके इंडाइसेस में पोजीशन एक अहम जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की एक आकांक्षा रखते हैं। इसलिए हम अब जानेंगे कि इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सीखेंगे इंडिया का। तो इंडिया जोग्राफिकली गिफ्टेड है। साउथ एशिया के सारे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रूट्स पे उसका एक्सेस है। साथ ही इंडिया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इम्पोर्टेंट ग्रुप्स जैसे कि ब्रिक्स, G20, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक पार्टनर। इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इंडिया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डाइवर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का इसमें समावेश है। हाँ, ये बात और है कि सर्विस सेक्टर का उसमें योगदान ज़्यादा है, लेकिन हम अभी भी आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहे हैं। यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में यदि हम एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं तो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में वक्त नहीं लगेगा। इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया आज वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तकरीबन 140 करोड़ हमारी आबादी है। और ये इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स बताता है। और हमारी इंडिया का इतना पॉपुलेशन होने के कारण इंडिया एक ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट है। यानी कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वर्ल्ड के बेहतरीन कंपनीज और कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर बेस बड़ा है। और साथ ही इंडिया का जो पॉपुलेशन है, यानी कि यंग पॉपुलेशन, वो आज भी अंडर द एज ऑफ 35 है। इसी कारण हमारा इंडिया का फ्यूचर भी उज्जवल है। हमारी टेक्नोलॉजी में ग्लोबल प्रेजेंस, आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेक कंपनीज, जाइंट टेक जाइंट कंपनीज कहेंगे, तो उसके ज़्यादा करके सीईओ आप देखेंगे तो इंडियंस ही है। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस में आईआईटीज और आईआईएम्स का जो इंस्टीट्यूशंस का क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस को जो हमने बनाया, तो उसका वो जो विजन था हमारे उस वक्त के लीडर्स का, वो आज कहीं ना कहीं हमें फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। आप जहाँ करके देखेंगे कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के सीईओ या फिर वहाँ के अभी चेयरमैन लेवल पे हम इंडियंस है। और प्लस हमारा आप देख सकते हैं कि इसरो जो वर्ल्ड में अभी वन ऑफ द अपकमिंग स्पेस टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि आप पिछले कई वर्षों में हमने काफ़ी उसमें तरक्की की है, जैसे कि मिशन चंद्रयान, मिशन मंगल। और अभी हम अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2024 के बाद अभी हम गगनयान पे कुछ कर रहे हैं। और इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी हब में भी हमारा भी ज़्यादा योगदान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और जो सिलिकॉन वैली इंडिया की, जिसे बेंगलुरु शहर को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वो भी हमारा भी टेक हब है। इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी थी, उसमें वर्ल्ड के बड़े से बड़े हस्तियाँ, लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को जताता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर दिखाता है। एक समय होता था जो वर्ल्ड को हार्ड पावर से डोमिनेट किया जाता था। हार्ड पावर से यानी जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो, मिसाइल्स हो, गन्स हो, जिनकी सबसे बड़ी आर्मी हो, वो उस समय में दिखाते थे कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा है वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है। लेकिन आज
वैसी बात नहीं है। आज की शताब्दी शताब्दी कह रहा हूँ, हाँ, आज की शताब्दी में, सॉरी, आज की शताब्दी में हमें सॉफ्ट पावर से देखा जाता है कि हमारी सॉफ्ट पावर कितनी मजबूत है, और जिसके कारण हम अभी कैसे होता है कि इस वक्त हम जो युद्ध होता है वो आर्म्स और एम्यूनिशंस नहीं, अभी बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी चला गया है, या फिर अभी माइंड गेम्स होते हैं, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो हमारा इंडिया का जो अभी जो ये है रिसेंटली जो आपने देखा कि जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का योगदान है इस वर्ल्ड में, तो ये हमारी कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेजेंस का भी इम्पोर्टेंस दर्शाता है। इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी के हमारे जो एफर्ट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडिंग मेंबर है, आईएसए का, जो हमने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था न्यू दिल्ली में। साथ ही इंडिया के जो कमिटमेंट्स है कि जो अपकमिंग 2047 तक हम मोस्ट ऑफ दी हमारे जो एनर्जी है उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हमारी अभी जो सारी टेक्नोलॉजी है हम उसे अभी टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस जो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बताया कि हमने एक क्या कहते हैं कि हमने एक विजन रखा है कि अपकमिंग ईयर्स में इंडिया कार्बन एमिशंस नेक्स्ट टू जीरो करने की कोशिश करेगा। इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आपने देखा कि इंडिया का हमेशा रोल एक डिप्लोमेटिक यानी कि मिडिल पाथ वाला होता है। हम कभी एक्सट्रीम पाथ नहीं लेते। फॉर एग्जांपल हमने कभी खुलेआम रशिया का भी समर्थन नहीं किया और कभी हमने खुलेआम इसराइल का भी समर्थन नहीं किया। हमने हमेशा बैलेंस रखा है। हमने इसराइल को भी सपोर्ट किया, हमने पैलेस्टीन को भी सपोर्ट किया। आपने देखा होगा कि हमारे जो पुराने मिनिस्टर्स हुआ करते थे, पीएम्स हुआ करते थे, हमारे डिप्लोमेट्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, वो जो वॉर्स टेंशन जोन रहता था या फिर जो डिस्प्यूटेड रीजन्स रहता था उनके दोनों पार्टीज की तरफ जाते थे। आपने हमेशा देखा रहेगा कि प्रणब मुखर्जी अगर वो इसराइल के दौरे पे है तो आते वक्त वो पैलेस्टीन होकर भी आते थे। मनमोहन सिंह देखिए, अभी मोदी जी देखिए। तो ये हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बताते कि हमारे रीजन में इसके कारण कितनी स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री की अगर इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो किसी एक कॉन्टिनेंट में है या फिर वो किसी एक जोन का पार्ट है, तो डिपेंड करते कि उसकी नेबर्स के साथ के रिलेशंस कैसे हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशंस कैसे हैं। आपको तो पता है कि रीजनल स्टेबिलिटी में इंडिया का साथ में कितना बड़ा रोल है। तो अभी हम जानेंगे कि इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप क्या पोजीशन है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया रैंक करता है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और हमारा एच स्कोर लगभग 0.6 है। प्रीवियस ईयर हमारा अप्रॉक्सीमेट 135 तक था। ये जो स्कोर है 134, ये 2023 और 24 का है, और ये जो 125 है ये हमारा 2022 और 23 का है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 इंडिकेटर्स होते हैं। इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे काउंट किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक 40th है, जो पहले 64 था, कंपैरेटिवली 43rd पोजीशन फ्रॉम 2019 एंड 21। और इसके की फैक्टर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हेल्थ और एजुकेशन। इंडिया ने इस बार स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि हम बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया था। और हमारे कंपैरिजन ये जो है हम नेबर कंट्रीज में इन सभी चीज़ों में, जैसे कि ये पैरामीटर जो है बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में थोड़े कम गिरे। और इस साल 2024 में तीन नई कंट्रीज का ऐड हुआ है, जो है घाना, नाइजीरिया और पोर्टो रिको। ये इंपॉर्टेंट है। पहले 64 कंट्रीज से ये गिना जाता था, अभी टोटल 67 कंट्रीज में ये गिना जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक जो है वो 63rd है। मैं आपको बता दूं, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये जो रिपोर्ट है ये 2020 से वर्ल्ड बैंक ने डिसकंटिन्यू की है। जो उन्होंने उनका जो कुछ डेटा इरेगुलरिटीज़ का बीच में उनके ऊपर आरोप थे, इसी कारण उन्होंने माना भी कही बीच में कि हाँ कुछ डेटा इरेगुलरिटीज़ थी, इसके कारण उन्होंने उस टाइम से
इस रिपोर्ट का पब्लिश करना बंद कर दिया है। और लास्ट हमारी रैंक जो थी उस रिपोर्ट पे वो थी 63rd पोजीशन थी। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ने काफ़ी चेंजेस लाए थे, यानी कि जिसके कारण हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी सुधार हो। जैसे कि उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम्स अपनाया था, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम दिया था, इंस्पेक्शन रिफॉर्म्स और लेबर में भी काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए थे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की एट प्रेजेंट रैंक है 42nd आउट ऑफ 55 कंट्रीज में। और हमारा जो ओवरऑल स्कोर है वो हमेशा अनचेंज रहा है इस बार भी, जो है 38.64%। दिस इज अकॉर्डिंग टू यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और इसके की इंडिकेटर है मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट फाइलिंग्स और इनोवेशन आउटपुट्स। तो इंडिया ने इनोवेशन सेक्टर में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके कारण हमें सबसे पहले अगर कोई सुधार करना है तो हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी में सुधार कराना चाहिए। अगर हम यदि एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और एजुकेशन में हम ज़्यादा कोई चेंजेस करते हैं हमारे सिस्टम में, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया भी इस इनोवेशन इंडेक्स में अच्छी पोजीशन में, अच्छी पायदान पे पहुंच जाए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एट प्रेजेंट इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर था वो 39 था, जबकि 2022 में ये अपना स्कोर 40 था, यानी कि घट चुका है। इंडिया का रैंक 2022 में 85 था। हमारे जो नीबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान वो 133 रैंक पे है, श्रीलंका 115 पे रैंक पे है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीच में जो रिसेंट उनके डेप्ट बर्डन्स थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसी के कारण। बांग्लादेश 149 पोजीशन पे है, चाइना 76 पोजीशन पे है। और इन्होंने हाल ही फिलहाल में काफ़ी एग्रेशन दिखाया है एंटी करप्शन के इस पे, और उन्हें एंटी करप्शन बड़ा क्रैकडाउन किया है, जिस पे ज़्यादा करके उन्होंने 3.7 मिलियन पब्लिक ऑफिशियल्स को उन्होंने पनिश किया है करप्शन के मामले में आखिरी के लास्ट डेकेड में, यानी कि आखिरी के 10 साल। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 इसमें। और इसमें हम इतने पीछे पायदान पे इसलिए है क्योंकि हमारा अब आज भी हैवी डिपेंडेंस कोल पे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। हमारे पोल्यूशन लेवल्स आज भी हाई है, एयर पोल्यूशन लेवल, और हमारे प्रोजेक्शन इमिशंस भी आज भी हाई है। तो हमें जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना होगा। हमारे की एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट से, जैसे कि आपने जानते हैं कि एयर क्वालिटी में इंडिया रैंक 177 है, जस्ट अबव ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश नेपाल। वाटर सैनिटाइजेशन में भी हमारा डेटा काफ़ी पुअर है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया को एडिशनल $160 बिलियन पर चाहिए अगर हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आगे बढ़ने के लिए सालाना $160 बिलियन का खर्चा एडिशनल उठाना पड़ेगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया करंटली रैंक कर रहा है 116th रैंक पे, और हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2023 में हमारी रैंक थी 126, 2020 में थी 139 और 2019 में थी 141। और इसके की इंडिकेटर्स होते हैं इस ग्लोबल पीस इंडेक्स को गिनने के लिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। इंडिया की रैंक इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि हम 116th हैं, लेकिन इसके रीज़न जेन्यून है, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं हमारे साथ उनकी रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो टेररिज्म सपोर्ट करता है, और चाइना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी कंट्री में लाने की बहुत कोशिश करता है, जो नॉन स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, हम यहाँ पे 2 पायदान नीचे पहुँच चुके हैं। इस बार हमारी रैंकिंग है 129 और थर्ड लोवेस्ट है हमारे रीजन में। सिर्फ हम मालदीव्स और पाकिस्तान से आगे हैं, जो कि 127 थी हमारी रैंक 2023 में आउट ऑफ 146 कंट्री। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के की इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन,
एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ऐसा नहीं कि हमने इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं किया है। इस गवर्नमेंट ने अच्छी इनिशिएटिव्स लिए कि जो जेंडर गैप को रिड्यूस करें, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो हमने जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए ये सारे स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ढंग से हो। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें सुधार लाने के लिए हमने 106 अमेंडमेंट में भी 1/3 सीट्स रिजर्व की है लोकसभा में विमेंस के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। और फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हमने स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स, महिला ई हाथ यानी ई मार्केट प्लेटफॉर्म और सेल्फ हेल्प ग्रुप, एन, ये सब भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।